गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम हिस्ट्री का पार्ट पढ़ चुके हैं, उसके बाद में हमने ज्योग्राफी के कुछ जो लेसन थे उनका अध्ययन किया। फिर पॉलिटिकल के 2 चैप्टर हमने पढ़े जिसमें आपके संविधान का निर्माण है और लोकतंत्र के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र जिस प्रकार से हमने हिस्ट्री पढ़ी, इतिहास के बारे में पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ी, भूगोल जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। पॉलिटिकल में हमने देखा लोकतंत्र और जो संविधान का निर्माण है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धीरे धीरे आप हर चीज़ को समझ जाएंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और एक एक टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। अर्थशास्त्र देखिए, अर्थशास्त्र और एक होता है अर्थव्यवस्था। इन दोनों के सिमिलर शब्द कौन सा आ रहा है? अर्थ। ये देखिए अर्थ आ रहा है, यहां पर अर्थ से मतलब होता है धन, यानी कि अर्थव्यवस्था हो या अर्थशास्त्र हो, यहां पर जो अर्थ का मतलब निकल रहा है वो किससे है? आपके धन या पूंजी से। धन या पूंजी से यहां पर इसका अर्थ है। और अर्थशास्त्र भी यही चीज है, किसका अध्ययन करना? सीधी सी भाषा में अगर हम समझे तो धन का अध्ययन, धन का अध्ययन, यानी कि धन से रिलेटेड उन सभी चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? आपके अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या जो लेसन है वो इसी से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आएगी वो आएगी आपके उत्पादन, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो उत्पादन से रिलेटेड टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है वो है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी, यह आपके अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। पालमपुर गांव ये एक काल्पनिक नाम है, केवल कल्पनाओं से लिया गया नाम, जिसको लेकर आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के जो कारक होते हैं या संसाधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे इस चैप्टर के द्वारा। तो जो पालमपुर गांव की कहानी है वो एक काल्पनिक नाम लिया गया है, पालमपुर गांव। इसकी जगह आप अपने गांव का नाम भी रख सकते हैं। ये तो केवल लेसन को पढ़ाने के मकसद से, बताने के मकसद से पालमपुर गांव को नाम लिया गया है, लेकिन इस पालमपुर की जगह आप अपने गांव का नाम भी ले सकते हैं। यानी कि ये काल्पनिक नाम है, इसकी जगह आप अपने गांव का नाम लेकर भी इस अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं। पहले शब्द मैंने बता दिया, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था देखो यहां पर सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि उत्पादन, वितरण एवं खपत की सामाजिक व्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? कि उत्पादन, उसका वितरण और उसकी खपत की सामाजिक व्यवस्था ही क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। दूसरा है अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान का एक भाग है ये अर्थशास्त्र। तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उसका वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन करते हैं। वही चीज़ आ गई अर्थव्यवस्था में भी, उत्पादन, वितरण और खपत हो गया। इसमें भी क्या है? उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, खपत का उपभोग से आप संबंध जोड़ सकते हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे चैप्टर में हम उत्पादन, उसका वितरण और खपत, इन सभी चीजों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है मांग एवं आपूर्ति। ये एक सिद्धांत है इसका, अर्थव्यवस्था का, मांग एवं आपूर्ति। अब इसको आप समझ लीजिए डिमांड, कि जैसे मैं बाजार में गया, बाजार में मैंने कोई चीज खरीदी, मुझे उस चीज की मांग है। जैसे 1 केजी बनाना लेने चला गया, मैं 1 किलो केले लेने चला गया, मैंने केले वाले को पैसे दिए, उसके बदले में उसने मेरी मांग पूरी कर दी, मेरे को क्या दे दिए, केले, और उससे मेरी क्या हो गई, आपूर्ति हो गई। यानी कि मांग और आपूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, कि आपकी डिमांड क्या है, लोगों की डिमांड क्या है, उस डिमांड को पूरा करते हैं। मार्केट में कितने ही सामान देख लो आप, कई चीज़ों का उत्पादन होता है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग डिमांड। यानी मांग, किसी चीज़ की मांग ही नहीं है तो मार्केट में वो बिक ही नहीं सकती। जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है उसका ज़्यादा उत्पादन होता है, और जिसकी मांग नहीं होती है उसका उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो चैप्टर ये क्या कहता है, मांग और आपूर्ति, यानी अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मांग एवं आपूर्ति के ऊपर। ये देखो, आप इन चीजों को देख भी सकते हैं। और फिर इस सिद्धांत को, यानी कि मांग एवं आपूर्ति, ये इसका मेन टॉपिक है, और ये सिद्धांत अर्थव्यवस्था में काम करता है। और अर्थव्यवस्था क्या करती है इसको, यानी कि अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है मांग एवं आपूर्ति, और ये सिद्धांत अर्थशास्त्र में आकर प्रयोगात्मक गतिविधि के द्वारा, यानी कि अर्थशास्त्र में कोई भी चीज आ गई, उसका प्रयोग किया, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो कहने का मतलब अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र मिले जुले शब्द हैं। अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पे काम करती है, और ये चीज अर्थव्यवस्था में आती है, अर्थव्यवस्था में आ गई। अब अर्थशास्त्र क्या करेगा, अर्थशास्त्र इसको प्रयोगात्मक गतिविधि प्रदान करेगा, जो किस में चली जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था में चली जाएगी। जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, हम NCERT की बुक पढ़ रहे हैं, अभी से NCERT के जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, NCERT की बुक्स आ गई है। और NCERT क्या कहता है, NCERT बुक की यही खासियत है कि इसमें एक एक चीज को बारीकी से समझाया गया है, एक एक टॉपिक को बहुत गहनता से समझाने का प्रयास किया है। इसीलिए NCERT की जो बुक्स होती है उसको डेप्थ तक पढ़ना होता है, बिल्कुल गहराई तक जाना होता है। नहीं सिंपली अगर हम लेसन पढ़ेंगे तो उसका अध्ययन कैसे भी कर लें, लेकिन नहीं, NCERT की बुक्स की यही खासियत है कि आपको हर टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का मैंने बता दिया अर्थ का यहाँ पर सीधा सा संबंध किससे है, धन से। और धन से मतलब हो गया, अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, धन का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, जो अर्थशास्त्र शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया वो किया कौटिल्य ने। कौटिल्य ने इसके सबसे पहले प्रयोग किया था अर्थशास्त्र का। लेकिन जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था वो किया था राजनीति के संबंध में। यानी कि कौटिल्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र के शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वो किसके संबंध में, राजनीति के संबंध में। हम यहाँ पर अर्थशास्त्र के संबंध में पढ़ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र के रूप में अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो था एडम स्मिथ। ठीक है, यानी कि राजनीति के रूप में कौटिल्य ने प्रथम बार इसका प्रयोग किया गया, किसका, अर्थशास्त्र का। ठीक है, और एक्चुअल में अगर अर्थशास्त्र का जनक जिसे माना जाता है वो किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को। और इन्होंने 1776 में किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ
नेशंस, यानी कि 1776 में एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका सीधा सा संबंध किससे था? अर्थशास्त्र से। इसीलिए अर्थशास्त्र के जनक किसको बताया गया है? एडम स्मिथ को। पहली बार अर्थशास्त्र का प्रयोग किसने किया? कौटिल्य ने। लेकिन उनका संबंध अर्थशास्त्र अर्थ चीज से नहीं था, उनका इस समय अर्थशास्त्र का मतलब किससे था? राजनीति से। तो ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या तो अर्थव्यवस्था होती है और क्या अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र का मतलब है कि धन का अध्ययन। अब धन का अध्ययन ये नहीं कि मैं पैसों को पढ़ लिया, नहीं। उत्पादन क्या हो रहा है, मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी है, उसकी खपत कितनी है, और किस तरह से वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसका विभाजन किया जाता है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अब ये चीज हमने देख ली। अब है इसका संसाधन या संगठन, यानी कि उत्पादन के संगठन, उत्पादन के संगठन, ठीक है, या संसाधन कह सकते हैं। उत्पादन के संगठन कह दो या संसाधन। और यहां पर अर्थशास्त्र में सबसे मेन जो चीज चलेगी वो चलेगी आपकी उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन। कोई भी चीज, जैसे किसान खेत में क्या उगाता है? अनाज उगाता है, वो उत्पादन है। कोई भी चीज आप बना रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, वो उत्पादन है। गांव में आपने देखा होगा कि गांव में अधिकांश जो पॉपुलेशन है या गांव की अधिकांश जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा कार्य किसका करती है? कृषि का। आपको एक बता दूं मैं, एक रिकॉर्ड सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग हिंदुस्तान की 58% जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर करती है? कृषि के ऊपर निर्भर करती है। लगभग हिंदुस्तान की 58% जनसंख्या कृषि के ऊपर डिपेंड है। तो अधिकांश जो गांव में आप देखेंगे तो जो कार्य किया जाता है वो कौन सा कार्य किया जाता है? कृषि का कार्य किया जाता है। तो वो कृषि क्रिया गतिविधि, और कुछ क्रियाएं होती है जो गैर कृषि क्रियाएं होती है। कृषि क्रियाएं जो कृषि से रिलेटेड होती है, कृषि के जो अपन खेती करते हैं उससे रिलेटेड जो क्रियाएं होगी वो कृषि क्रियाएं होंगी। और कृषि के अतिरिक्त जो कार्य किया जाता है वो कहा जाता है गैर कृषि क्रियाएं, जिसमें लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, ये कुछ हैं। यानी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे लघु विनिर्माण। लघु विनिर्माण का मतलब क्या होता है? मशीनों के द्वारा, औजारों के द्वारा किसी सामान को बनाना। जैसे कोई मशीन बनाई, औजार बना लिया, उसमें खेती का तो मतलब ही नहीं है, तो वो विनिर्माण होता है। विनिर्माण का मतलब क्या है? कि मशीन और औजारों के द्वारा किसी सामान का निर्माण करना या किसी वस्तु का निर्माण करना, वो क्या कहलाता है? विनिर्माण। बनाया हुआ मशीन और औजारों के द्वारा सामान, परिवहन और दुकानदारी, इनका कृषि के कोई भी चीज रिलेटेड संबंध नहीं है। कृषि में तो आप जानते हैं कृषि क्रियाएं कौन सी होती है? खेती करना, बस केवल खेती करना, ठीक है। लेकिन गैर कृषि क्रियाएं कौन सी होती है? लघु विनिर्माण। और विनिर्माण मैंने बता दिया कि मशीनों और औजारों के द्वारा सामान को बनाना, और उसके बाद में परिवहन और दुकानदारी। तो ये आपके आ गया गैर कृषि क्रियाओं में। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि गांव में एक पालमपुर नाम का एक गांव है, उसके बारे में हमने देखा कि वहाँ की जनसंख्या क्या है, आसपास कौन कौन से गांव हैं, गांव में लाइट भी है, स्कूल भी है, चिकित्सा भी है। अब हम वहाँ देखने जा रहे हैं कि वहाँ उत्पादन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है, और अन्य गैर जो कृषि क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो अन्य जो गैर कृषि क्रियाएं हैं वो हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं उत्पादन के संगठन और उसके संसाधन। तो सबसे पहले आपके आता है भूमि। जो उत्पादन
के संगठन है उसमें सबसे पहले आता है आपके भूमि, यानी कि किसान अगर किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन ला रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? जमीन की। जमीन ही नहीं होगी तो खेती कहाँ करेगा? नहीं करेगा। इसलिए उत्पादन के अगर घटकों की हम बात करें, कारकों की बात करें, तो सबसे पहला कारक हमें क्या चाहिए? भूमि। भूमि के बिना आप उत्पादन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी आप प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी आपको जगह चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मशीन कहाँ लगाओगे? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बताया गया है कि उत्पादन का सबसे पहला जो संगठन या संसाधन है वो क्या है? भूमि, जिसमें हमें कई प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो भी हमें मिल जाती है। और प्राकृतिक चीज़ों में हमें क्या मिलता है? जैसे वन हो गया, जल मिल गया प्राकृतिक रूप से, लकड़ी मिल गई, ये लो, ये प्रकृति से हमें मिल रहा है। वनों से लकड़ी मिल रही है, जल है, जल से हम खेती कर रहे हैं, लकड़ी है, लकड़ी से हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है प्राकृतिक रूप से अगर देखें हम संगठन में, संसाधन में, तो पहली कौन सी है? भूमि। दूसरा है आपके श्रम। श्रम देखो, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, उसके लिए आपको श्रम की आवश्यकता होती है, काम की आवश्यकता होती है, कार्य करने वालों की आवश्यकता होती है। वही चीज़ क्या कहलाती है? श्रम, यानी काम करने वाले या कार्य करना। ऐसा तो है ही नहीं कि फैक्ट्री डाल दी बन जाएगा खुद ही। उसमें जब तक व्यक्ति काम नहीं करेंगे, कर्मचारी काम नहीं करेंगे, खेतों में लोग काम नहीं करेंगे, तो कैसे प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो क्या बताया मैंने? भूमि, और फिर उसके बाद में क्या बता दिया? श्रम। अब उसके बाद में आता है आपका तीसरा, भौतिक पूंजी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। भौतिक, भौतिक जो चीज है वो यहां पर पैसे से रिलेटेड है। पैसे से, भौतिक यहां पर जो चीज आ रही है वो है पैसे से। भौतिक पूंजी को भी हमने दो भागों में बांटा है, एक तो स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। ठीक है, यानी कहने का मतलब भौतिक पूंजी को हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में, स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी देखिए, भौतिक रूप से मेरे पास पैसा है, समझ लीजिए आप, मेरे पास पैसा है और उस पैसे से चाहे खेती के लिए हो, चाहे मकान निर्माण के लिए हो, मैं कई ऐसे आइटम या मशीनें खरीद के ले आऊँगा जो अधिक समय तक मेरे साथ रहेगी, मुझे काम देगी, मुझे सहयोग देगी। वो किस में आती है? आपके स्थायी पूंजी में आती है। यानी वस्तु मैंने खरीद ली, कोई भी मैंने वस्तु खरीदी और वो वस्तु लंबे समय तक चल रही है, वो मेरी क्या है? स्थायी पूंजी। जैसे खेती के लिए हो या घर के लिए हो, हम क्या लेते हैं? जनरेटर। खेती में भी काम में ले लो और घर में भी ले लो लाइट के लिए। स्थायी चीज हो गई है, मैंने पैसा लगा दिया और पैसा लगाकर लंबे समय तक के लिए मैंने इस चीज को क्या कर लिया? खरीद लिया। टरबाइन, मोटर आपकी, एक बार मोटर खरीदी, मैंने पैसा लगा दिया, अब मैं खेती के काम में भी ले रहा हूँ, घर में भी काम में ले रहा हूँ, अधिक समय तक मेरे पास रहेगी। भौतिक पूंजी मेरे पास थी पैसा, पैसा लगा के मैंने इन चीज़ों का खरीदान किया और खरीदान करके अधिक समय तक ये मेरे साथ रह गई स्थायी रूप से। उसके बाद में जैसे जनरेटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, खेती के कार्य करने के लिए ट्रैक्टर है, मैंने खरीद लिया, अब मुझे स्थायी पूंजी मिल गई। मेरा पैसा लग तो गया लेकिन ये पूंजी क्या है? मेरी हो गई, ये मेरी है और ये मुझे अधिक समय तक क्या करेगी? सहायता करेगी। अब उसके विपरीत कार्यशील पूंजी, यानी कि कार्यशील पूंजी का मतलब होता है कोई भी चीज मैं खर्च कर रहा हूं, उसमें मेरा पैसा खर्च हो गया,
पैसा मेरा खर्च हो गया। अब पैसा खर्च कैसे होगा, ये चीज तो मैंने लेके रख ली ना, ये तो मैंने लेके रख ली। कार्यशील पूंजी में पैसा खर्च हो रहा है लेकिन रुक भी नहीं रहा है, मेरे पास रुक भी नहीं रहा है। कैसे, एक तो कच्चा माल और एक नगद पैसा। भाई मैंने यहां पर पैसा लगाया, स्थायी भौतिक पूंजी, मैंने भौतिक पूंजी से पैसा लगाया, मेरे पैसे के बदले में ट्रैक्टर आ गया, मेरे पैसे के बदले में टरबाइन जनरेटर आ गया, मेरी पूंजी स्थायी हो गई ना, रुक गई ना, मेरे घर में ही मेरे पास है। लेकिन कार्यशील पूंजी में क्या है, पैसा आप खर्च करके कोई चीज लाते हो देकर, लेकिन फिर वो भी आपके पास नहीं रुकेगी। जैसे आप कच्चा माल खरीद रहे हो, फैक्ट्री में कोई भी चीज करनी है, आपने कच्चा माल खरीद लिया, लेकिन वो जिंदगी भर कच्चा माल थोड़ा रहेगा। उस कच्चे माल को फैक्ट्री में आप लेके जाएंगे, उससे कोई नई चीज बनाएंगे, तो आपकी पूंजी भी लग गई और वो कच्चा माल भी चला गया। तो ये चीज क्या कहलाती है, कार्यशील पूंजी। तो ये समझने की चीज है कि उत्पादन के संगठन की अगर हम बात करें संसाधनों की, तो उसको 4 भागों में बांटा है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और एक दूसरा आता है मानव पूंजी। मानव पूंजी यानी कि 4 हो गए भाई। पहला है भूमि, जिसमें वन, जल और लकड़ी, वनस्पति हमें मिल जाती है। श्रम यानी कार्य करना, उत्पादन के लिए हमें जमीन भी चाहिए, कार्य भी करना है। भौतिक पूंजी पैसा भी चाहिए, लेकिन 2 रूप से, स्थायी कि जिसका पैसा लगाकर मैंने कोई भी चीज़ खरीद ली और लंबे समय तक मेरे पास रहेगी। कार्यशील पूंजी जिसका मैं कच्चा माल खरीद लिया, लेकिन उसके बदले में मैं क्या करके आ रहा हूँ, पैसा खर्च करके आ रहा हूँ, लेकिन वो कच्चा माल भी मेरे पास नहीं रुक रहा है। इसमें तो मैंने पैसा खर्च करके ट्रैक्टर ले लिया, लेकिन ट्रैक्टर मेरे पास लंबे समय तक रहेगा। और इसमें नगद पैसा खर्च होता है कार्यशील पूंजी में, नगद पैसा दिया, कच्चा माल खरीदा और कच्चे माल से आपने कोई चीज़ बना दी, वो पता नहीं कहाँ कहाँ बिक गई, कहाँ रह गई, तो ये कार्यशील पूंजी हो गई। और उसके बाद में आता है मानव पूंजी। आप जानते हैं कि मानव पूंजी के बिना किसी भी कार्य की कल्पना आप नहीं कर सकते। मानव पूंजी का मतलब होता है फसल उगाई कर रहे हैं, आप फसल उगा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि फसल स्वतः ही उग जाती है, व्यक्ति जाएगा खेत में, बीज को बोएगा, ट्रैक्टर चलाएगा, तभी तो फसल उत्पादित होगी ना। तो ये मानव पूंजी भी जरूरी है, मानव का होना भी उत्पादन के संसाधनों में जरूरी है, तब जाकर आप किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मानव पूंजी में फसल उगाई से लेकर भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, मानव पूंजी के ऊपर। यानी कि श्रम आ गया, श्रम कौन कर रहा है, मानव। भौतिक पूंजी है, कौन जुटा रहा है, मानव, और ये खर्च भी कर रहा है, सामान भी ला रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अर्थशास्त्र के इस टॉपिक की शुरुआत में हमने ये देख लिया, उत्पादन, प्रोडक्शन, कोई भी चीज उत्पादित आप कर रहे हैं, उगा रहे हैं। आप तो सिंपल सी चीज देख लिए, गांव खेती कर रहे हैं हम, गेहूं उगाना है, मुझे खेती करनी है, तो गेहूं उगाने के लिए सबसे पहले मेरी आवश्यकता क्या है, जमीन। बिना जमीन के मैं गेहूं की खेती की कल्पना नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद में खेती के लिए मेरे को जमीन मिल गई। अब ऐसा तो है नहीं कि जमीन है, आदमी नहीं है, तो फिर बोएगा कौन, खेती कौन करेगा, उसमें पानी कौन देगा, उसकी कटाई कौन करेगा, उसकी सफाई कौन करेगा। तो उसके लिए श्रम करना भी जरूरी है, श्रम का होना भी जरूरी है, कार्य करना, ठीक है। भौतिक पूंजी, खेती कर तो दी, ट्रैक्टर नहीं होगा तो हल कैसे जोतेंगे, अनाज कैसे बोएंगे, काटेगा कौन, मजदूर आते हैं आजकल, बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ पर मशीनों से कटाई होती है, व्यक्तियों की बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पर मनुष्य में इतना नहीं है कि वो उस पूरे खेत की कटाई कर सकता है। तो बड़े खेतों में मशीनों के द्वारा खेती, कृषि जो फसल है वो काटी जाती है, बोई जाती है। तो कहने का मतलब भौतिक पूंजी, जिसको हमने स्थायी रूप से 2 भागों में बांटा, स्थायी पूंजी और कार्य पूंजी। स्थायी पूंजी में मैंने जो भी मशीनरी है, जनरेटर, टरबाइन, मोटर है, ट्रैक्टर है, वो खरीद ली और अधिकतर समय तक वो मेरे साथ चल रही है। कार्यशील पूंजी, कच्चा माल खरीदने में पैसा खर्च होना, कार्यशील जो लगातार आती जाती रहती है, चलती रहती है। कच्चा माल खरीदा, पैसा दिया, नगद दे दिया, कच्चा माल ले लिया, लेकिन कच्चे माल से मैंने और चीज़ कर ली, तो ये हो गई कार्यशील पूंजी। और चौथा है आपके मानव पूंजी। मानव पूंजी के बिना हम इनकी कल्पना नहीं कर सकते। मानव पूंजी इंपॉर्टेंट है, जिसका सीधा सा रिलेटेड किससे है, श्रम और भौतिक पूंजी से है।
तो ये हो गया आज के हमारे जो अर्थशास्त्र का जो पहला टॉपिक था उत्पादन, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है और उत्पादन के संसाधन या उसके संगठन।